हेलो गाइस गाइस थॉर्न ऑफ स्टील का सीजन 2 अभी रिलीज नहीं हुआ है और मेरी वीडियो नॉवेल बेस्ड है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हाउशेन एंड स्पिरिचुअल टेम्पल से लाओ यू इन दोनों के बीच फाइट हुई थी। दोनों ने ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी थी। लाओ यू ने फाइट के लिए वहां पर एक स्नो लेपर्ड को बाहर निकाल लिया था जो एक लेवल 4 का मैजिकल बीस्ट था। एंड फिर एंड में वो फाइट जीतने के लिए एक सैवेज मैजिकल बीस्ट समन करने लगा। अगर उसका समन कंप्लीट हो जाता तो उसके गेट से कम लेवल 7 या उससे आगे का मैजिकल बीस्ट बाहर आता। बट हाउशेन वो समन कंप्लीट नहीं होने देता है। हाउशेन लाओ यू पर लाइट थॉर्न से अटैक कर लाओ यू को हरा देता है। रेफरी हाउशेन को विनर अनाउंस कर देता है। अब आगे हमें ड्रैको को दिखाया जाता है। ड्रैको ने स्नो लेपर्ड की हालत बहुत ही खराब कर दी थी। स्नो लेपर्ड हार चुका था। इधर हाउशेन बैटलफील्ड से जाने ही वाला था तभी वो देखता है लाओ यू जमीन पर गिरने वाला है। हाउशेन तुरंत जाकर लाओ यू को पकड़ लेता है एंड कहता है सॉरी मैंने तुम पर इतने पावरफुल अटैक का यूज किया। तो वो कहता है ये एक फाइट थी एंड तुम ऐसा कर सकते हो। तुम्हें रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब तुम अपना डेमन हंट स्क्वाड बनाओगे तब उसमें मुझे जरूर शामिल करना। हाउशेन ये बात सोचता है। वो भी लाओ यू को अपने डेमन हंट स्क्वाड में शामिल करना चाहता था बिकॉज अभी तक उसने जितने भी समनर देखे थे उनमें लाओ यू बेस्ट समनर था। हाउशेन कहता है मैं कोशिश करूंगा। तभी वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं एंड लाओ यू को वहां से लेकर चले जाते हैं। ये सभी लोग प्रीस्ट टेम्पल से बिलोंग करते थे एंड ये लोग लाओ यू को हील करने वाले थे। हाउशेन वहां से ड्रैको के पास आ जाता है एंड ड्रैको को वापस से उसके वर्ल्ड में भेज देता है। इसके बाद हाउशेन अपनी सीट पर लौट जाता है। हाउशेन टॉप 3 में से एक बनने से बस एक ही कदम दूर था। इधर बैटलफील्ड में अब सेकेंड फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये फाइट वॉरियर टेम्पल के एक वॉरियर और असैसिन टेम्पल के एक वॉरियर के बीच होने वाली थी। वॉरियर टेम्पल का वॉरियर लेवल 5 पर था और असैसिन टेम्पल का असैसिन लेवल 4 की पीक पर था। दोनों ही बैटलफील्ड पर आ जाते हैं। इन दोनों की फाइट के लिए बैटलफील्ड को चेंज किया जाता है। इन दोनों की फाइट एक ऐसे बैटलफील्ड में होती है जिसमें 4 पिलर मौजूद थे, 4 खंबे मौजूद थे। फाइट स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में वॉरियर टेम्पल का वॉरियर असैसिन टेम्पल के असैसिन के ऊपर भारी पड़ रहा था। बट बाद में असैसिन टेम्पल के असैसिन ने अपना रियल रंग दिखाया। उसने अपने 3 पावरफुल सीक्रेट टेक्निक का यूज किया। साथ ही साथ बैटल ग्राउंड में मौजूद पिलर्स का भी उसने सही इस्तेमाल किया। एंड ऐसे ही लास्ट में उसने अपनी जान दांव पर रखकर पहले वॉरियर टेम्पल के वॉरियर के अटैक को अपनी बॉडी पर लिया, जिसके बाद उसने तुरंत एक काउंटर अटैक कर दिया एंड वॉरियर टेम्पल के वॉरियर को हरा दिया। ये फाइट आज तक की बेस्ट फाइट में से एक थी। इंग सुई फैंग जिन्होंने फाइट देखी थी वो डिसाइड करते हैं वो अपने असैसिन को बहुत अच्छी तरह से ट्रेन करेंगे। अब तीसरी फाइट स्टार्ट होती है। तीसरी फाइट वेंजाओ और नाइट टेम्पल के ही डुआन ही की दोनों ही नाइट बैटलफील्ड पर आ जाते हैं। रेफरी अनाउंस करता है फाइट स्टार्ट हो गई है। दोनों ही वॉरियर अब अपने मैजिकल बीस्ट को बाहर निकाल लेते हैं। वेंजाओ का मैजिकल बीस्ट एक स्टारलाइट यूनिकॉर्न था जिसका साइज कम से कम 3.3 मीटर या 2.7 मीटर तो रहा होगा। उसके पीठ पर 2 विंग्स थे एंड उसके सर पर एक गोल्डन कलर का सिंग था। ये मैजिकल बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। इधर हाउशेन चाहता था कि ये फाइट वेंजाओ जीते बिकॉज वो एक और बार वेंजाओ से फाइट करना चाहता था। इधर हमें डुआनी की मैजिकल बीस्ट को दिखाया जाता है जिसका साइज 6.5 मीटर था एंड ये एक गोल्डन सिंग वाला मेहमत था। आज वेंजाओ ने अपने सिल्वर कलर का आर्मर पहन रखा था एंड उसके हाथ में 2 स्वॉर्ड थी। ये दोनों गोल्डन हैवी स्वॉर्ड थी। इधर डुआनी ने एक ब्लैक कलर का आर्मर पहन रखा था। उसके शील्ड और स्वॉर्ड बहुत ही अजीब तरह के थे। वो नॉर्मल से काफी ज्यादा मोटे थे। अब ऐसा क्यों? इसका जवाब तो डुआनी को पता होगा। स्टारलाइट यूनिकॉर्न शायद से एक लेवल 8 या 9 का मैजिकल बीस्ट था एंड ये गोल्डन कलर की सिंग वाला मेहमत शायद से लेवल 6 के पीक पर या लेवल 7 के पीक पर होगा बिकॉज ये अभी तक पूरी तरह से एडल्ट नहीं बन पाया था। अगर वो एडल्ट बन जाता तो वो लेवल 8 में एंटर कर जाता। भले ही ये मैजिकल बीस्ट लेवल 7 या लेवल 6 के पीक पर हो बट इसके पास स्टारलाइट यूनिकॉर्न से ज्यादा पावर थी। इन दोनों की मैजिकल बीस्ट देखकर ही सभी वॉरियर समझ गए थे कि नाइट इस बार टॉप पर रहने वाले हैं।
नाइट को इस बार कोई हरा नहीं पाएगा। अब वैनजाओ अपने स्टारलाइट यूनिकॉर्न पर बैठ जाता है तो डुआनी अपने मेहमत के सिर पर बैठ जाता है। वैनजाओ का स्टारलाइट यूनिकॉर्न अपने पंख फड़फड़ाता है एंड हवा में उड़ने लगता है, लेकिन मेहमत उड़ नहीं सकता था, इसलिए वो आगे बढ़ने लगता है। इधर हमें बैंगियन को दिखाया जाता है जो चैनिंग से कहती है, क्या तुम इस वॉरियर को जानती हो? तो चैनिंग कहती है नहीं। तो बैंगियन कहती है, मुझे भी इसके बारे में पता नहीं है, बट जरूर ये कोई बहुत ही पावरफुल वॉरियर है। इधर हमें वैनजाओ को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी से अचानक गोल्डन कलर की लाइट बाहर आती है। तभी उसके मैजिकल बीस्ट स्टारलाइट यूनिकॉर्न की बॉडी से भी गोल्डन कलर की लाइट बाहर आती है एंड दोनों ही लाइट आपस में मर्ज हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ मेहमत की बॉडी से एक रेड कलर की फ्लेम बाहर आती है एंड डुआनी अपनी पावर उसके साथ मर्ज कर लेता है। स्टारलाइट यूनिकॉर्न तेजी से मेहमत की तरफ आगे बढ़ रहा था। जब वो मेहमत से 150 मीटर दूर रह जाता है तब वैनजाओ अपना पहला अटैक लॉन्च करता है जो लाइट थॉर्न और इंस्टेंट ब्लास्ट क्रॉस कट का कंबाइन अटैक था। दोनों अटैक तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी यूनिकॉर्न की बॉडी से 2 लाइट बाहर आती हैं एंड इनकी पावर बढ़ा देती है। इन दोनों अटैक को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों अटैक अब इवॉल्व हो गए हैं। इधर हमें डुआनी को दिखाया जाता है जो इन दोनों अटैक्स को देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है। वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड मूव करता है एंड रेड कलर की फ्लेम से इन अटैक्स पर अटैक करने लगता है। कई सारे रेड कलर के स्लैश सीधा जाकर इन अटैक से टकराते हैं एंड इन अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कुछ स्लैश यूनिकॉर्न की तरफ भी आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन यूनिकॉर्न उन्हें डॉज कर देता है। वैनजाओ कहता है, अगर मेरे पास हाउशन की तरह स्टोरिंग पावर स्किल होती तो मैं इसे हराने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता। इसे हराना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होता। स्टोरिंग पावर एक बहुत ही कमाल की स्किल है एंड एक बार कंपटीशन खत्म होने के बाद मैं उसे जाकर जरूर सीखूंगा। स्टोरिंग पावर पहले अपने वॉरियर की पावर को स्टोर करती है एंड बाद में उसे एकदम से यूज करने के लिए रेडी कर देती है, जिससे वॉरियर अपने आगे के लेवल के अटैक्स भी यूज कर पाता है। स्टोरिंग पावर की वजह से ही हाउशन एक लेवल 5 का नाइट होने के बावजूद फाइट में लेवल 6 जितने पावरफुल अटैक लॉन्च कर पाया था। इधर सभी वॉरियर्स जो फाइट देख रहे थे वो समझ गए थे कि कौन कमजोर पड़ रहा है। पिछले दोनों अटैक्स के टकराने से स्टारलाइट यूनिकॉर्न की थोड़ी सी भी पावर कम नहीं हुई थी, बट गोल्डन सिंग वाले मेहमत के चारों तरफ मौजूद रेड फ्लेम कमजोर हो गई थी। मतलब साफ साफ यही दिख रहा था कि डुआनी डिसएडवांटेज में जा रहा है। वैनजाओ का स्टारलाइट यूनिकॉर्न फिर से आगे बढ़ने लगता है एंड वैनजाओ अपने होली स्वॉर्ड की प्रिपरेशन करने लगता है। उसने डिसाइड कर लिया था वो यहाँ पर होली स्वॉर्ड का यूज करेगा। इधर हमें डुआनी को दिखाया जाता है जो जब देखता है कि वैनजाओ उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है तो वो जोर से चिल्लाता है, मैं हार मानता हूँ। वैनजाओ रुक जाता है एंड शॉक के साथ पूछता है, ब्रदर डुआनी, क्या तुम सच में हार मान रहे हो? तो डुआनी कहता है, भले पावर में हम दोनों इक्वल हो, बट तुम्हारे पास स्टारलाइट यूनिकॉर्न जैसा एक पावरफुल मैजिकल बीस्ट है एंड वो उड़ भी सकता है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि मेरे अटैक्स को डॉज कर सकता है, बट तुम्हारे अटैक्स को हम डॉज नहीं कर सकते हैं। इसलिए फालतू में टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैंने हार मान लिया। एंड वैसे भी तुम जीतो या मैं जीतूं एक ही बात है। जिसके बाद वो गार्डियन नाइट का स्टैंडर्ड सैल्यूट करता है एंड जोर से चिल्लाता है, फॉर द ग्लोरी ऑफ नाइट, मतलब नाइट्स की जीत के लिए। वैनजाओ के फेस पर स्माइल आ जाती है। उसके मन में डुआनी की रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई थी। वो भी अब रिट्रीब्यूशन नाइट का स्टैंडर्ड सैल्यूट करता है एंड जोर से चिल्लाता है, नाइट्स की जीत के लिए। कोई कुछ भी समझे, लेकिन वैनजाओ डुआनी का मोटिव अच्छी तरह से समझ गया था। डुआनी जानता था अगर आज के दिन वो और वैनजाओ दोनों ही फाइट करेंगे तो उस फाइट में वैनजाओ ही जीतेगा, बट दोनों के फाइट करने से दोनों की ही पावर काफी ज्यादा गिर जाएगी। उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगी। उनकी काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाएगी एंड इसका खामियाजा उन्हें कल भरना पड़ेगा। एंड अगर ऐसा कुछ होता तो कल की फाइट में वैनजाओ बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। ये बात डुआनी अच्छी तरह से जानता था, इसलिए नाइट टेम्पल की शान के लिए उसने हार मान ली थी। यही रीजन था जिस वजह से वैनजाओ के दिल में डुआनी की रिस्पेक्ट काफी ज्यादा बढ़ गई थी। रेफरी आकर वैनजाओ को फाइट का विनर घोषित कर देता है, जिसके बाद वो दोनों ही अपनी सीट्स पर लौट जाते हैं। रेफरी कहता है, नेक्स्ट फाइट सायर एंड वांगी के बीच होने वाली है। दोनों ही कॉम्पिटिटर्स बैटलफील्ड में आ जाइए। दोनों ही वॉरियर्स बैटलफील्ड में आ जाते हैं। रेफरी कहता है, असैसिन टेम्पल की सायर और मेज टेम्पल के हुआंगी के बीच
फाइट अब स्टार्ट होती है। इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। इस फाइट में सायर तो नॉर्मल थी, बट हुआंगी काफी ज्यादा नर्वस था। हुआंगी सायर से काफी ज्यादा डरता था। हुआंगी अब अपना पहला समन करता है एंड अपनी अर्थ एलिमेंटल फेरी को बाहर बुला लेता है एंड आगे भी कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। इधर सायर भी आगे बढ़ने लगती है। वो हवा में आगे बढ़ रही थी। सायर हवा में आगे बढ़ ही रही थी, तभी अचानक से एक येलो कलर का स्टोन आता है एंड उस डायरेक्शन में गिरता है जिस डायरेक्शन से सायर आ रही थी, जिससे सायर की स्पीड कम हो जाती है। इधर हुआंगी साउंडलेस चांट टेक्निक का यूज करता है। इस टेक्निक में वो मंत्र तो पढ़ रहा था, बट उन मंत्र की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। मेज टेम्पल की बहुत ही हाई रैंक की स्किल थी और हुआंगी का आखिरी ट्रम्प कार्ड। इधर हाउशन हुआंगी पर काफी ज्यादा नाराज हो गया था, बिकॉज वो जानता था हुआंगी ने येलो रॉक का यूज कर सायर के ब्लाइंडनेस का फायदा उठाया था एंड इसी वजह से अब सायर की स्पीड काफी ज्यादा कम हो गई थी। लेकिन यहाँ पर हुआंगी को भी दोष नहीं दिया जा सकता था, बिकॉज ये एक फाइट थी एंड हुआंगी भी इस फाइट में जीतना चाहता था। साथ ही साथ उसने कोई चीटिंग भी नहीं की थी। हुआंगी अपना साउंडलेस चांट जारी रखता है। इधर सायर उस येलो स्टोन को पार करते हुए तेजी से आगे बढ़ रही थी। कुछ ही देर में सायर उस येलो स्टोन को पार कर लेती है एंड अब वो बहुत ही तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। ये देखकर हुआंगी डर तो जाता है, बट अब उसका साउंडलेस चांट कंप्लीट होने वाला था, इसलिए वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। हुआंगी एक प्लान फॉलो कर रहा था। उसने डिसाइड कर लिया था अगर टॉप 4 की फाइट में उसका सामना हाउशेन और वैनजाओ से हुआ तब वो डायरेक्टली हार मान लेगा एंड गलती से भी अगर उसका सामना उस असैसियन से हो गया तो वो हार नहीं मानेगा, बल्कि उस असैसियन को हराएगा एंड फिर टॉप 2 में पहुंचने के बाद वो फर्स्ट पोजीशन हासिल करने के लिए अपनी जी जान लगा देगा। हुआंगी का तभी समन कंप्लीट हो जाता है एंड वो अर्थ वेव से सायर पर अटैक कर देता है, बट उसका अटैक खाली जाता है। सायर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही थी। असैसियन होने की वजह से उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा थी, इसीलिए उसने बहुत आसानी से अर्थ वेव्स को डॉज कर दिया था। इधर अब सायर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही थी। सभी को बस उसकी आफ्टर इमेज ही दिख रही थी। ये देखकर हुआंगी दूसरी लोकेशन पर टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन तभी सायर उस दूसरी लोकेशन पर आ जाती है, लेकिन वो डायरेक्टली हुआंगी पर अटैक नहीं करती है। वो जमीन पर अपनी छड़ी से टैप करती है एंड अचानक से ही गायब हो जाती है। हुआंगी शॉक हो जाता है एंड कहता है ये तो गायब हो गई। वो चारों तरफ सायर को ढूंढने लगता है, उसे सायर नहीं दिखती है। तभी एक आवाज सुनाई देती है एंड अब इससे पहले कि हुआंगी कुछ समझ पाता, अचानक से उसकी गर्दन पर बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है एंड वो बेहोश हो जाता है। सायर अपनी जगह पर लौट जाती है। सायर अपनी सीट पर लौट चुकी थी। इधर वैनजाओ जो इस फाइट को बहुत ही ध्यान से देख रहा था, वो कहता है कौन से एंगल से लड़की अंधी लगती है। इधर हाउशन समझ गया था सायर ने क्या किया था। स्टार्टिंग में सायर ने उस येलो स्टोन को डॉज ना कर ये दिखाया कि उसकी स्पीड कम हो गई है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस टाइम पर सायर अपने अटैक शैडो डॉपलैंगर को रेडी कर रही थी। उसी को रेडी करने के लिए उसे टाइम चाहिए था एंड उसने इस तरह का एक्ट कर वो टाइम ले लिया। अटैक के रेडी होते ही वो तेजी से आगे बढ़ने लगी एंड इससे पहले कि हुआंगी कुछ समझ पाता, सायर ने उस पर अटैक कर उसे बेहोश कर दिया। रेफरी बैटलफील्ड पर आता है एंड अनाउंस करता है इस फाइट की विनर है असैसियन टेम्पल की सायर। इधर सायर हाउशेन के पास लौट गई थी एंड अब सायर हाउशेन की साइड में ही जाकर बैठ जाती है एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।